This is your trainer and guide Aishwarya Seth, and I wholeheartedly welcome you all to this India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where all complete educations are absolutely free of cost. As this is a purely 100% free educational channel for those students who can't afford exclusive coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Mastercard, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and all other entrance exams throughout India. So on this channel, our mission is to impart complete and full-fledged competitive coachings of all India competitive exams 100% free of cost. So here you can get complete quality education at zero cost. On this channel, we daily upload 3 videos of 3 different topics in a hierarchical manner, and aspirants from all over India who are preparing for various competitive exams immediately subscribe this channel, because if you will subscribe this channel, you don't need to go for any extra offline or online coachings, expensive any kind of study material, any books, any study notes, etc., because each and everything is available on this channel only, as this is a complete educational hub. So the topic of higher education, which is the 10th unit of UGC paper 1, is going on currently in UGC preparation. So today in this topic I will teach you the universities in higher education and their types, and moreover aims, benefits and challenges of the university education. आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से जो है तकरीबन हर सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. पेपर 1 के यूजीसी पेपर 1 में ये क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है जी. तो आज का टॉपिक आप ध्यान से समझिएगा और इसको जो है केयरफुली सुनिएगा. ठीक है जी. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी है क्या. वैसे तो सबको पता है, एज वी ऑल आर टीचर्स, तो यूनिवर्सिटी क्या है सबको पता है. एक बार पढ़ लेते हैं. यूनिवर्सिटी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन को टर्शरी एजुकेशन भी कहा जाता है. एंड रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विच अवार्ड्स एकेडमिक डिग्रीज इन वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स. ठीक है जी. पूरी अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी को. जब भी यूनिवर्सिटी से हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है जी, उसको क्या करना है, यूनिवर्सिटी आपको क्या देती है, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, जिसको हम बोलते हैं अवार्ड्स in the form of certificates and degrees, right? The word university is derived from the Latin universities magistratum at scholarism, which roughly means community of teachers and scholars. तो ये यूनिवर्सिटी को एक रफली हम क्या दे देंगे, एक नाम दे देंगे. इट्स अ कलेक्शन एंड कोलैबोरेशन ऑफ द टीचर्स एंड स्कॉलर्स, राइट. सो यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या है, अब विदाउट रिसर्च या विदाउट डेवलपमेंट एंड कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है आगे कैसे ग्रो कर सकती, नहीं कर सकती. हर एक साल धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, रिसर्च होती है, सब कुछ होता है. तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, एजुकेशन के सिर्फ सिंपली एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करती है, एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल पोर्शन जो हम रिसर्च कहते हैं, रिसर्च को भी कंडक्ट करती है मेजरली. और रिसर्च में क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट. रिसर्च डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट साथ में 2 डोमेन्स है. एजुकेशन में क्या है, एकेडमिक डेवलपमेंट एंड एकेडमिक असेसमेंट. तो एजुकेशन अगर इम्पार्ट करती है 2 डोमेन्स में, उसका मेजर जो है वो होल्ड रहेगा एजुकेशन में, एक तो एकेडमिक डेवलपमेंट की और एक एकेडमिक असेसमेंट की और अगर रिसर्च में साथ साथ में कंडक्शन करती है तो रिसर्च में यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहेगा, रिसर्च डेवलपमेंट की और एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट की और उससे मिलके जब लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिसर्च में क्वालिटी रिसर्च आउटकम्स. ठीक है जी. जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या पीएचडी होल्डर्स होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं, बेसिकली क्या है, लास्ट में इनको क्या मिलता है, क्वालिटी रिसर्च आउटकम्स जो है वो उनकी अचीवमेंट होती है. और एजुकेशन में क्या है, ग्रेजुएट्स विद डिज़ायरेबल क्वालिटी, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, मतलब जितनी भी आप डिग्रीज ले सकते हो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो, और उसमें जो है आप मास्टर महारत हासिल कर सकते हो. तो एजुकेशनल वाइज भी और रिसर्च वाइज भी यूनिवर्सिटी का एक खास जो है वो रोल है. ठीक है जी. सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट टाइप्स. अब ये जो आप ध्यान से सुनेगा कि क्योंकि अलग अलग टाइप्स पे जो है क्वेश्चन आता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. यूनिवर्सिटी को हम डिवाइड करते हैं
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें. सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है? आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एक्ट इन पार्लियामेंट एंड आर फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है जी. बेसिकली जो मतलब ये पूरा का पूरा होल्ड इस पर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है जी. एंड older universities have been established through individual acts such as Delhi University Act. जो ओल्डर यूनिवर्सिटी थी, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ओल्डर यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है या और भी किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उस समय में जो है वो एस्टैब्लिश किस एक्ट के थ्रू हुई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू हुई थी. लेकिन आजकल जो भी जहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी उसको जो है वो कौन करेगा? कौन पास करेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास करेगा. ठीक है जी. जो पार्लियामेंट में जो है उसका एक्ट जो है वो पास होगा. सो इन 2009 द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टुगेदर थ्रू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. ठीक है जी. सो इन एडिशन मैं आपको बता दूं कि जैसे और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ इन एडिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. So central universities are covered by the Central Universities Act 2009. ठीक है जी. वो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो ये 2009 रेगुलेट क्या करता है? विच रेगुलेट्स देयर पर्पस, ग्रोथ, पावर्स, गवर्नेंस एक्सेट्रा. ठीक है जी. जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 है वो क्या रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, पावर्स एंड गवर्नेंस. ठीक है जी. और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ एक ही बात है, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहें या यूनियन यूनिवर्सिटीज़ कहें, इन इंडिया आर एस्टैब्लिश. सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and are under the preview of Department of Higher Education in the Union Human Resource Development Ministry. ठीक है जी. मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ साथ में, दैट दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है जी. और डिटेल में पढ़ते हैं. दीज आर दोज यूनिवर्सिटीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने से पहले एक एक्ट पास होता है. अगर वो एक्ट पास हो जाए तभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती. एंड आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन MHRD. दीज यूनिवर्सिटीज हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट given the fact that funds are allocated by the MHRD. फंड्स कौन देता है इनको? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. किसके थ्रू देता है? UGC के थ्रू. MHRD जो है वो फंड्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को थ्रू UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ठीक है जी. आगे देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और फीचर्स. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं. President of India is the visitor of all central universities. ये कुछ की पॉइंट्स मैंने साथ में आप अटैच किए हैं. इन की पॉइंट्स पे क्वेश्चन आया था. फर्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है कि मतलब किन यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एज अ विजिटर जो है वो विजिट करता है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में. तो आपका आंसर क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में. सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एज अ विजिटर जो है वो विजिट करता है. ठीक है जी. एक तो ये पॉइंट. दूसरा क्या है? प्रेसिडेंट विजिटर नॉमिनेट्स सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट, कोर्ट, सिलेक्शन कमिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज एज पर द प्रोविजंस मेड इन द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी एक्ट. यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो है गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें जो है प्रेसिडेंट विजिटर बन के डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर मैनेजमेंट काउंसिल की या मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो नॉमिनेट भी कर सकता है. ठीक है जी. एंड मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स सेक्रेटेरिएट सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव कमेटी नॉमिनीज, कोर्ट नॉमिनीज, सिलेक्शन कमेटी नॉमिनीज
बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास ये जो है ये थर्ड पावर भी है कि वो इन पर्सन्स को भी जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये 3 पॉइंट्स मैंने जो है साथ में एडिशनल आपको बताए हैं कि इन 3 पॉइंट्स पे जो है क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखिए और इसको जो है वो आप चाहे लर्न कर लीजिए या अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, ठीक है जी। तभी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी इज स्टेट यूनिवर्सिटी। State university, unlike the central universities which are funded by the central government, the state universities are approved and controlled. The state universities are approved and controlled by the government of respective states. ठीक है जी, मतलब कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा नहीं आती है, इसको अप्रूव और इलेक्ट और जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और 90% फंड जो है, 90% फंड भी जो है इसको कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट ही देती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है जी। एंड दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग, एलोकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर देम, ठीक है जी। तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी, फॉर व्हाट, फॉर अरेंजिंग, एलोकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द यूजीसी फॉर देम। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज रिसीव ग्रांट्स अंडर द सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से नोटिफिकेशन आप देखिए, इसका नोटिफाई करिए कि स्टेट यूनिवर्सिटी रिसीव्स ग्रांट्स अंडर विच सेक्शन, अंडर द सेक्शन ऑफ 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। इस पे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। ये भी आप याद कर लीजिएगा कहाँ पे उसको जो है वो ग्रांट्स किस सेक्शन के अंडर मिलते हैं। एंड मेन फीचर्स क्या है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एक्ट्स एज द विजिटर फॉर ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे विजिटर कौन है, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो विजिटर है, ठीक है जी। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या है, यहाँ पे कौन विजिटर है जो इसकी इंस्पेक्शन करने आता है, वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ही एक्ट्स एज द विजिटर फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे जो फीचर है, द स्टेट गवर्नमेंट असिस्ट द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, कोर्ट नॉमिनीज एंड सिलेक्शन कमेटी नॉमिनीज। तो स्टेट गवर्नमेंट किसको असिस्ट करती है, किन मैटर्स में असिस्ट करती है, ठीक है जी। द स्टेट गवर्नमेंट असिस्ट द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, ठीक है जी। कौन कौन से अपॉइंटमेंट वो किस में असिस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, वाइस चांसलर, कोर्ट नॉमिनीज एंड सिलेक्शन कमिटी नॉमिनीज। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, द गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट few members of the executive committee, board of management, court, selection committees of the university in terms of the various statutes and provisions laid down in the university act। अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है उसको ये पावर है कि वो अपने हिसाब से कुछ फ्यू मेंबर्स जो हैं वो एग्जेक्टिव कमेटी का या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सिलेक्ट करके जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड कर सकता है उनकी कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आगे चलते हैं। अब नोट क्या करें कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली क्या है, दोनों ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट की बात करें, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, दोनों ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बिकॉज दे आर रनिंग बाय द गवर्नमेंट। तो एक को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, रन कर रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है। दोनों ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज़ वन दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दीज यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड बाय द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और उनको कौन फंड प्रोवाइड करता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को 90% दे आर फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी। सो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटी, दैट इज़ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। So private university is simply a university whose funding comes from the tuitions, investments, private donors,
नॉट फ्रॉम द टैक्स पेयर। कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें से इसको कोई ख़ास फंड्स नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इनकी जो रनिंग है वो किन फंड्स से चलती है, जैसे ट्यूशन फंड से चलती है, इन्वेस्टमेंट्स जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट डोनर्स जो हैं वो इनको डोनेट करते हैं, उन फंड से जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो है वो कंडक्शन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। दैट सेड ओनली अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री आर ट्रूली इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को तो है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इतनी खास नहीं रहती है। कई बार कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत खुदा ना खासा एक्स्ट्रा कोई परफॉर्मेंस दिखा दे या नेशनल डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूट कर दे, तब हो सकता है गवर्नमेंट उसको कोई जो है वो कुछ एज अ गिफ्ट या एज अ अवार्ड कुछ उसको फंड दे दे। अदरवाइज फंड्स गवर्नमेंट से नहीं आते हैं उसको, वो ट्रूली क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सपोर्ट, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। फॉर मैनी हायर एजुकेशन प्रोग्राम सच एज पेल ग्रांट्स आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज टेंड टू गेट सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक्स बिकॉज ऑफ देयर नॉन प्रॉफिट स्टेटस। बेसिकली अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है कई बार बहुत सारे जो है टैक्स बेनिफिट्स जो ज़रूर जो है गवर्नमेंट दे देती है। टैक्स बेनिफिट्स जो लेने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं काफ़ी कह सकते हैं कि लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं, टैक्स बेनिफिट्स के गवर्नमेंट देती भी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। सो ऑन द फ्लिप साइड मैनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ रिसीव ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर ऑपरेटिंग बजट्स फ्रॉम द स्टेट टैक्स पेयर डॉलर्स, बट public universities, unlike private institutions, are administered by public officials and can sometimes fall victim to the politics behind the state budgets। मतलब कहने का मतलब है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं अनलाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल्स आ गए तो मतलब कहने का मतलब है कि समटाइम्स क्या है, ये विक्टिम बन जाती हैं गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की या ब्यूरोक्रेट्स की, या फिर जो है वो बजट्स, जितना बजट बनता है उसमें से अगर कई बार ज़्यादा परसेंटेज नहीं भी मिल पाती है इनको फंड्स की, कई बार ज़्यादा भी मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिल पाती, तो ये फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जितनी करप्शन कम होएगी उतनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को या मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स मिलेंगे, जितनी करप्शन ज़्यादा होएगी उतने जो है फंड्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट करप्शन की ज़्यादा इम्पैक्ट जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे नहीं पड़ता, बिकॉज उनका बेसिकली 90% सोर्स तो प्राइवेट ट्यूशन्स या प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही होते हैं। ठीक है जी। सो ये एक डिफरेंस था प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, उन्होंने ये भी समझा दिया। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर यूनिवर्सिटीज़ नॉट ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बता दिया गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है, इनको गवर्न नहीं करती है। ऑल्दो मैनी रिसीव टैक्स ब्रेक्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रिसीव करती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टैक्स ब्रेक्स जो है एज अ बेनिफिट रिसीव करती हैं, टैक्स जो है वो रिबेट्स रिसीव करती हैं, पब्लिक स्टूडेंट लोन्स एंड ग्रांट्स ये सब इनको मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब उनकी लोकेशन जो डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन दे आर अंडर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक थ्रू आउट बहुत, ये पूरी वीडियो थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिए क्या क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। बेसिकली पहले आप उसका मीनिंग देखें। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहें चाहे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहें, इज़ एक्रीडिएशन अवॉर्डेड टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। एक एक्रीडिएशन अवॉर्डेड जो है वो की जाती है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, तो उनको एक एक्रीडिएशन अवार्ड जो है एज अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से, कन्फर्मिंग एज अ स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अब उनको स्टेटस यूनिवर्सिटी का फुल फ्लेज दिया जाता है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी। ठीक है जी। इट इज़ ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है जी। DHE ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक्रीडिएशन या स्टेटस कौन देता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इंस्टीट्यूशंस दैट आर
institutions that are deemed to be university enjoy the academic status and privileges of a university. मतलब वो पूरा enjoy करती हैं एक status and privileges of, अब जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट होती हैं, पब्लिक होती हैं, सबकी सब जो है उसके पास पावर्स होती हैं. डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास उसका जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, वैसा ही स्टेटस एंजॉय करती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़. सिर्फ एक डिफरेंस होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में कि उसको सारी पावर्स होती है. मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी हैज़ अ ग्रेट अटोनमी. अटोनमी का मतलब है कि इंडिपेंडेंट पावर्स, उसके पास सारी पावर्स होती हैं. ठीक है जी. सो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैज़ अ ग्रेट अटोनमी इन अप्रॉक्सीमेटली ऑल ऑपरेशंस लाइक सिलेबस सेटिंग, एडमिशन क्राइटेरियाज, फीस स्ट्रक्चर्स, इवन ऑल दी एस्पेक्ट्स जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ इंजॉय करती हैं, इसको भी सारा का सारा इंजॉय करने का पूरा पूरा हक दिया जाता है. लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, एक इसको पावर नहीं दी जाती डीम्ड यूनिवर्सिटी को, और उसी पे क्वेश्चन आता है और मोस्टली बच्चों को वो नहीं पता होता. एक इसके पास पावर नहीं होती है किसी भी कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एफिलिएट करने की. ये एफिलिएशन नहीं दे सकती है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास एक पावर नहीं होती है, एफिलिएशन देने की पावर नहीं होती है. बाकी सारी पावर्स होती हैं. डिग्रीज ग्रांट करने की पावर होती है, फीस स्ट्रक्चर सेट करने की पावर होती है, सिलेबस क्राइटेरिया सेट करने की पावर होती है, एडमिशन क्राइटेरिया सेट करने की पावर होती है, हर तरह की पावर होती है. इवन दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फंडिंग फ्राम द UGC. मतलब ये एलिजिबल, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रिसीविंग दी फंड्स फ्रॉम UGC एज वेल. ठीक है जी. तो ये सब तरह का इसमें पावर्स है, लेकिन एक पावर नहीं है, एफिलिएशन नहीं दे सकती आगे फर्दर किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट को. ठीक है जी. सो UGC has provision for granting deemed status to institutions such as deemed to be university. So these are non-affiliating central controlled institutions with authority to examine for and awarding degrees other than honoris causa. कहने का मतलब है, मतलब जो मैंने भी समझाया वही एक लीगल, मतलब लीगल फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको हर तरह की पावर दी जाती है, उनको हर तरह की अटोनॉमी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, एक्सेप्ट द अथॉरिटी एंड अटोनॉमी ऑफ एफिलिएशन. वही लिखा हुआ है यहाँ पे. दीज कैन बी गवर्नमेंटल और प्राइवेट. मैंने आपको पहले बता दिया डीम्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है. ठीक है जी. दीज आर अंडर द वॉच ऑफ UGC. हमेशा UGC इसको वॉच करता है. दीज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर हैविंग और रिसीविंग द फंड्स फ्रॉम UGC as and when they are requiring. ठीक है जी. They also anyone can complain about any malpractice by the deemed university direct to the UGC vigilance section. अब deemed university में कोई ऐसी fraudulent practice हो या malpractice हो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को उसकी जो है शिकायत कर सकता है कोई भी जो स्टूडेंट है या कोई टीचर है जो भी सफ़र किया है. मैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल भी देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है. ठीक है जी. वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है. अब सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आगे एफिलिएशन नहीं दे सकती है, वो डिग्रीज प्रोवाइड कर सकती है, वो हर एक चीज़ कर सकती है A to Z. ठीक है जी. लेकिन वो एफिलिएशन नहीं दे सकती. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है. ठीक है जी. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी एफिलिएशन नहीं दे सकती है. ठीक है जी. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में है, तो वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है. तो मैंने आपको 3 तरह के एग्जांपल्स देके बता दिया कि ये यूनिवर्सिटीज़ हर तरह की पावर एंजॉय करती हैं, लेकिन एफिलिएशन की पावर बिल्कुल एंजॉय नहीं करती हैं. सो इनकी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी इज़ पैन इंडिया एंड मोर ओवर वर्ल्ड वाइड. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है इनका जो पूरा एक कह सकते हैं कवरेज है. ठीक है जी. वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का पैन इंडिया थ्रू आउट इंडिया है, इवन की अब्रॉड भी है, ओवरसीज़ भी है, वर्ल्ड वाइड भी है. फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में जो सिचुएटेड है, हैज़ ऑफ शोर कैंपसेज इन दुबई. सो बिरला इंस्टीट्यूट के ऑफशोर कैंपसेस दुबई में भी अवेलेबल है. सो बिरला इंस्टीट्यूट भी क्या है, वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है.
तो मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में भी हो सकती है और उसके ब्रांचेस जो हैं वो फॉरेन में भी खोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब फिर घूम फिर के वही है कि हर पावर को एंजॉय कर सकती है, लेकिन एक पावर को एंजॉय नहीं कर सकती, कौन सी? एफिलिएशन की। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं INI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ दी types of university. INI is a status that may be conferred on a premier public higher education institution in India by an act of Parliament of India. तो यहाँ पे भी क्या है? This is established by an act of Parliament of India and an institution which serves as a pivotal player in developing highly skilled personnel within the specified region of country and state. इनको क्यों नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब इनको क्यों कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इनका जो एक ऑरा है या इनका जो एक कह सकते हैं कि जो काम करना है, जो इनका काम करने का जो जोन है वो ज़्यादा स्किल्ड, मतलब इनका एक ऑब्जेक्टिव है कि स्किल्ड जो है वो स्टूडेंट्स को स्किलफुल बनाना और रिसर्चर्स बनाना, ठीक है जी, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आना, ठीक है जी। तो ये इसीलिए इसको जो है नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है। और बेसिकली क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर दोज एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन साइंस एंड एजुकेशनल फील्ड। इंजीनियरिंग के, साइंस के और जो भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जो है ये इंस्टीट्यूट्स बहुत ही स्किलफुल होते हैं और ये अपनी स्किलफुलनेस जो है स्टूडेंट्स में भी ट्रांसफ़र करते हैं और वो भी एक जो स्टूडेंट जो है की पर्सनल बन जाते हैं आगे जाकर, ठीक है जी, इंडिया के लिए, नेशन के लिए। INIs आर डेजिग्नेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले बता दिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है, तो INI को भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है। दीज प्रोवाइड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू मीट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द इंडस्ट्री बाय फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या करती हैं? इनका बेसिक क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स बना देते हैं एक तरह के, ठीक है जी। सो यहाँ पे इनके बेनिफिट्स क्या हैं? इन INI में एडमिशन लेने के बेनिफिट्स क्या हैं? So INI's functional autonomy helps to improve efficiency, institutionalize quality, bring more accountability. They improve the standard research and quality of education in India. They take quick decision making on the day-to-day affairs. There is no interference from the political executive. Many career opportunities with good salary packages. They provide scholarships for the students, provide many sport facilities, outdoor games, technical seminars, etc. मतलब कहने का मतलब है ये नेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज इसमें सारा का सारा जो भी है आप देख रहे हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं, तभी इनको जो है एक ओहदा मिला हुआ है नेशनल इंपॉर्टेंस का। सो इन इंडिया कौन कौन से जो है नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं? IITs, IIMs, NITs, IIMS एक्सेट्रा, ये इंडिया में नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं। कम्स अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दीज इंस्टीट्यूशंस कैन देमसेल्व्स डिसाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, स्टैंडर्ड सिलेबस एंड इंश्योर द इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू एवरी स्टूडेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हो क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं और क्वांटिटी कम लेकिन क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। 100% जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज देके रिसर्च एंड इंजीनियरिंग में साइंटिफिक टेम्पर जो है वो स्टूडेंट्स का डेवलप करते हैं, तभी इनको नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट कहा जाता है। और एक आपको अभी सबसे मेन आपको बात बताना चाहती हूँ, अभी आपने पढ़ा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है। एक एक्स्ट्रा से मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर देखिए कि डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, इस पर भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने लास्ट में जो है इसको रखा है एक इम्पॉर्टेंट नोट की तरह। आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर सेटअप ईदर थ्रू द सेपरेट एक्ट, फॉर इंस्टेंस दी शारदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, or through an amendment of the State Private University Act, for instance amendment of Haryana Private University Act, each time a new private university is set up in Haryana। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इधर जो है वो सेपरेट एक्ट से पास होती हैं, ठीक है जी, यहाँ किसी अमेंडमेंट जो है ऑफ द स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू जो है स्टैब्लिश होती हैं। लेकिन अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, सो इज़ ओनली ग्रांटेड द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ UGC। फर्स्ट डिफरेंस तो ये। सेकंड डिफरेंस क्या है? द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च आर मच हायर फॉर द इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बिन ग्रांटेड द डीम्ड स्टेटस। मतलब इनसे भी ज़्यादा किसको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं
वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अनलाइक द डीम्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पॉइंट देखिए, अनलाइक द डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्कोप and expansion is limited to the approved campuses areas as mentioned in their act। मतलब jurisdiction किसकी ब्रॉड है, jurisdiction या कवरेज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जोग्राफिकल स्कोप किसका ब्रॉडन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जोग्राफिकल एरिया जो है वो कम है, ठीक है जी। दे आर नॉट अलाउड टू सेटअप एन ऑफ कैंपस सेंटर और एनी ऑफशोर कैंपस अनलेस अ सेपरेट यूनिवर्सिटी अनलेस एज अ सेपरेट यूनिवर्सिटी अंडर अ सेपरेट एक्ट। मतलब अगर उसको जुरिस्डिक्शन बढ़ानी है अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को तो उसको स्पेशल एक्ट पास करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंसेस हैं। फोर्थ क्या है, इंस्टीट्यूशंस दैट आर ग्रांटेड द डीम्ड स्टेटस आर नॉट अलाउड टू यूज द टर्म यूनिवर्सिटी इन देयर नेम। ये भी एक डिफरेंस जो है प्राइवेट और डीम्ड में है कि इंस्टीट्यूशंस दैट आर ग्रांटेड द डीम्ड स्टेटस आर नॉट अलाउड टू यूज द टर्म यूनिवर्सिटी इन देयर नेम। हाउएवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर सब्जेक्ट to not such proscriptions, right? So deemed universities are not allowed to offer courses in distance mode, while private universities do not have any restrictions in this regard, ठीक है जी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस एजुकेशनल कोर्स जो है वो लॉन्च नहीं कर सकती, लेकिन वाइल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस इन दिस रिगार्ड। तो ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए मैंने स्पेशल जो है ये चीज़ कैप्चर की है अपनी आज की प्रेजेंटेशन में। तो बैक चलते हैं, कहाँ पे हम पहुँचे थे, यहाँ हम पहुँचे थे, ये हमने कर लिया था नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं जनरल एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या क्या हो सकते हैं। जनरल एम्स यही हो सकते हैं कि सबसे पहले परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट क्यों होती है, नॉलेज को बाइफिकेट करने के लिए। एनरिचिंग द माइंड एंड प्रमोटिंग क्रिएटिविटी अमंग पीपल, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, empowering people through development of knowledge, skills and values, providing means for upward economic and social mobility. So this is the basic and you can say several different aims of the university education in general, right? नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सिटी जो है हर साल नई नई स्कीम्स लेके आती है, हर साल नई नई डेवलपमेंट्स लेके आती है। और आजकल का जो यूनिवर्सिटी सिनेरियो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिसर्च में जो है वो कोलैबोरेट करता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च में कंडक्शन करता है। तो यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन लिंकेजेस, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री रिसर्च में आजकल का जो सिनेरियो वो लिंकेज करके चलता है, ठीक है जी। सो इसमें क्या क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ कंपेल्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टू ट्रांसफॉर्म देयर रोल्स। अब यूनिवर्सिटी क्या है, आजकल जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन है, वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। अब ग्लोबलाइज हो चुकी है तो उसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रिसर्च का बहुत बड़ा एक वाइटल रोल है और बहुत ही जो है वो पाइवटल रोल है, राइट। सो उसमें क्या है, दे हैव टू अपडेट देयर करिकुलम टू मेक इट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एंड मार्केट फ्रेंडली। अब यूनिवर्सिटीज़ जो नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कोलैबोरेट करना पड़ता है ओवरसीज़ करिकुलम के साथ, उन जो वो फॉलो करते हैं वो भी जो है हमें फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हम ग्लोबलाइज्ड हैं। ऐसा कुछ ना करें जो हमारे साथ अवेलेबल हो और बाहर जाके उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। अब किसी स्टूडेंट ने बाहर जाके काम करना है, ठीक है जी, तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा पड़ जाए लेकिन बाहर जाके उसको 0 पॉइंट मिले, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कोलैबोरेशन में जो बाहर पढ़ाया जा रहा है उसी तरह का करिकुलम जो है वो इंडिया में भी डेवलप करने का जो है वो पूरी कोशिश है। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन लिंकेजेस। तो ये लिंकेज बनाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वी आर अ ग्लोबलाइज्ड nation and we have the globalized universities here. So university industry tie-up is the beneficial not only for the educational centers, that is the universities and other work centers, and that is the industries, but also for the students and workers, that is the individual. It is the symbiotic relation whereas the three university students and industry depend on each other and are benefited mutually by its dependents. कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंडस्ट्री है, 4 वेरिएबल्स है। यूनिवर्सिटी में क्या है, स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंडस्ट्री जो है यूनिवर्सिटी के बाहर है। तो ये चारों का लिंकेज, मतलब यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है वो ओवरऑल टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए ओवरऑल जो है वो बेनिफिशियल रहते हैं।
अपग्रेडेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबलाइजेशन को जो है अचीव करने के लिए, ठीक है जी। सो बेनिफिट्स, और अब ये जो ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन है, ये लिंकेज जो है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज का, उसके बेनिफिट्स जो है यूनिवर्सिटी को क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज टू अट्रैक्ट द एडिशनल फंड्स फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, देयर बाय फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट ये है यूनिवर्सिटी को कौन से बेनिफिट्स है। सेकंड है एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस फॉर द स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट एंड अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम, supplemented income from consulting, allowing academic staff to improving their salaries, increased motivation in students attendance and discipline। कहने का मतलब है विन विन सिचुएशन है हर तरफ यूनिवर्सिटी के लिए कि टीचर्स की रिसर्च में एडिशनल फंड्स जो है, अगर ओवरसीज़ के साथ हम टाइप किया होगा तो बाहर से ग्रांट्स आ जाते हैं टीचर्स की रिसर्च के लिए। स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो करिकुलम जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज बाहर ज़्यादा इम्पार्ट की जाती है, और इंडिया में वही सिस्टम फॉलो करेगा तो इंडियन स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा जो है वो ले पाएंगे, ठीक है जी। इंप्रूवमेंट, सैलरीज में इंप्रूवमेंट हो जाती है टीचर्स की, ये सारे बेनिफिट जो है वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे होते हैं। और दूसरे लेवल पे अगर बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के भी बहुत सारे बेनिफिट्स इस चीज़ के लिए, इंडस्ट्री को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। रिडक्शन इन दी रिक्रूटिंग कॉस्ट, अब किसी इंडस्ट्री ने अगर अब उसका टाई अप यूनिवर्सिटी के साथ है तो क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट्स कर सकती हैं वो, उसको एडिशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी कैंडिडेट्स जो हैं वो हायर करने के लिए। यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, वहाँ के जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो है अपने रिक्रूटमेंट में ले लेती हैं, ठीक है जी। सो बेटर कम्युनिकेशन विद हायर लर्निंग सेंटर्स, कोलैबोरेटिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, a highly dedicated think tank will be available, a highly dedicated think tank will be अवेलेबल। मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज़ को जीनियस जो क्रीम पर्सनस हैं, क्रीम स्टूडेंट्स हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो टॉपर्स हैं और थिंक टैंक स्टूडेंट्स हैं, वो उनको एज अ मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मिल जाते हैं, तो उनको एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, बहुत ईजी है, सिर्फ पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ थ्रेटिकल नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ मतलब थ्रेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में जो है वो तब्दील कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ द थ्रेटिकल नॉलेज मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिल रही है, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट विद प्रैक्टिसाइजिंग प्रोफेशनल्स, जब वो इंटर्नशिप लेने जाते हैं इंडस्ट्री में, अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ में मिल जाती है प्रोफेशनल्स के अंडर काम करके। एनहांसमेंट ऑफ ओरल एंड रिटन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग ऑन करियर चॉइस, पेड प्री एम्प्लॉयमेंट ऑन स्टडीज ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग द वर्क कल्चर ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब गुड सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब स्टडी के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल रिसर्च भी जो है वो प्रॉपरली 100% जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और अपना जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और ये आज स्क्रीन के ऊपर लास्ट का टॉपिक है आज का, रिसर्च फंडिंग एजेंसीज इन इंडिया, रिसर्च फंडिंग एजेंसीज इन इंडिया। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो रिसर्च में अपना योगदान दे रही हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही हैं। इस पे भी एक बार जो है ये लास्ट टू लास्ट पेपर में एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ था, इवन कि हर बार आता है एक सेट में ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिल ही जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यूजीसी है, ICSSR है, NCERT है, AICTE है, DST है, DBT है, CSIR है, DRDO है, DAE है। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, दीज आर दी रिसर्च फंडिंग एजेंसीज इन इंडिया, जो इंडिया में रिसर्च के लिए अपना जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल योगदान जो है प्रोवाइड कर रही हैं, और रिसर्च को जो है बूस्ट अप करने में इनकी बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है। आगे कौन सी हैं, ये आप कॉन्टिन्यूड पार्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कोल, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी जो है वो रिसर्च फंडिंग एजेंसीज हैं। आगे भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री एनर्जी सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वीकर सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये टोटल जो हैं आप स्क्रीन के ऊपर आपने ये भी देखा, दीज आर ऑल्सो एंड दिस इंक्लूडिंग दीज 3 पेजेस
दिस वन एंड दिस वन, टोटल जो है आपको मिल जाएंगी ये 25 to 30 तरह की जो है रिसर्च, टोटल जो है रिसर्च फंडिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया में रिसर्च को बूस्टअप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही है। स्पेशल अनाउंसमेंट मैं आपको कर देती हूँ, इस चैनल पे अगर बात करें तो यूजीसी का 4 फुल फ्लैश टॉपिक्स हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर, मैंने खुद कराए हैं एज़ पर द यूजीसी पेपर 1 सिलेबस। मैंने 4 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट और फुल फ्लैज करवा चुकी हूँ। कौन कौन से आपको बता देती हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लैज हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लैज हो चुका है, कम्युनिकेशन फुल फ्लैज हो चुका है, और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फुल फ्लैज करवा चुकी हूँ एज़ पर द यूजीसी सिलेबस। और अब 5th टॉपिक चल रहा है जो है हायर एजुकेशन का। इसमें भी जो है वो मैं जो है वो 4 वीडियोस जो है वो लॉन्च कर चुकी हूँ। आज की मेरी 5th वीडियो है। तो हायर एजुकेशन बहुत वास्ट जो है वो टॉपिक है। अगले 2 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा टोटली, मतलब कंप्लीट फुल फ्लेज टॉपिक जो है हायर एजुकेशन का हम अचीव कर लेंगे। तो 100% फुल फ्लेज कोचिंग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कहीं और ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग के एक्स्ट्रा पैसे ना खर्चने पड़ें, स्टडी नोट्स ना लेने पड़ें, स्टडी मटेरियल जो है वो ना लेना पड़े, और कोई भी इस तरह से जो है स्टडी मटेरियल जो है वो आपको ना लेना पड़े, क्योंकि नोट्स भी यही हैं आपके लिए, वीडियोस भी यही हैं, और आपका पूरा सिलेबस भी यही इसी चैनल पे कवर कर रहे हैं हम। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या चल रहा है, साथ में NVS KVS और CTET PTET की टोटल कोचिंग चल रही है इसी चैनल पे, और साथ में UGC हिंदी पेपर 2 हिंदी की फुल फ्लेज कोचिंग चल रही है। 3 वीडियोस हम रोज़ अपलोड कर रहे हैं, और वो भी सिक्वेंशियल मैनर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको छूटनी नहीं है यहाँ पे इस चैनल पे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल जो बढ़ सके और आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम फुल फ्लेज लेकर आए फ्यूचर में भी। सो हायर एजुकेशन की नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।